हेलो साथियों और मित्रों, नमस्कार। मैं सोम राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पहले हम जान चुके हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों के बारे में पिछली वीडियो में, और अब हम जानेंगे उत्तर के विशाल मैदानों के बारे में और उसकी परिचर्चा करेंगे कि इसको कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो हम पहले चर्चा करेंगे कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी, जो ये वाला क्षेत्र आपको यहाँ से पाकिस्तान की तरफ जाती है, जो नदी दिखाई देती है, बाकी गंगा यहाँ से होते हुए यहाँ ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी ब्रह्मपुत्र, जो सांगपो नदी के नाम से आती है, अरुणाचल प्रदेश के यहाँ से प्रवेश करती है, और जमुना जमुना के नाम से इधर होते हुए ब्रह्मपुत्र मिल जाती है गंगा में, और यहाँ बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हम जानेंगे कौन सा क्षेत्र कहाँ होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे नदियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई सिल्ट सिल्ट जो गाद होती है, मिट्टी होती है, का मैदान। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान लगभग 2400 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? लगभग 2400 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, और 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। अर्थात हम कुल बात कहें कि 7 लाख वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र है। उच्चवाच में बहुत कम अंतर है। इसके उच्चवाच जो ऊंचाई नीचाई में बहुत कम अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस है, फिर भी अंतर तो है। उपजाऊ, यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। उपयुक्त, बहुत उपयुक्त है, और पर्याप्त यहाँ पर जल की आपूर्ति होती है। आप समझिए कि जहाँ जल की आपूर्ति होती हो, पर्याप्त भूमि हो, एक समतल भूमि हो, वहाँ क्या कृषि हो सकती है या नहीं हो सकती? तो बिल्कुल यहाँ पर कृषि हो सकती है। तो यह कृषि के लिए बहुत उपयुक्त क्षेत्र है। निचले वाले भागों की ढाल में पाया जाता है। यहाँ पर निचले ढाल, जैसे ही निचले दूर होती जाती है गति नदियों की, यहाँ से नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, यहाँ से होते हुए जब यहाँ आती हैं, तो धीरे धीरे उनका जो होता है ढाल कम होता जाता है। ढाल कम होने के कारण वो तेज गति से नहीं बह पाती, धीमे धीमे गति से बहती हैं, और जब यहाँ पर पहुँचती हैं तो धाराओं में वितरित हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारा सिल्ट अपने साथ बहा कर ले जाती हैं गाद। वो गाद इनके मुहाने पर जमा हो जाता है, जिसके कारण यह बहुत सी धाराओं में वितरित हो जाती हैं। इन्हें वितरणिकाएँ भी आप कह सकते हैं। अब आप बात करें कि ब्रह्मपुत्र में एक सबसे बड़ा द्वीप है नदी के बीच, जिसे मांजुली नाम से जानते हैं, जो यहाँ के क्षेत्र में पाया जाता है। वह संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो नदी में पाया जाता है। और अगर बात करें कि दोआब किसे कहती हैं, तो जो पंजाब वाले क्षेत्र में, पंजाब क्यों कहते हैं पंजाब को, इसका जानने का प्रयास करें तो दोआब किसे कहते हैं पहले ये समझें। दोआब मीन्स दो, दो अर्थात इसको आधा आधा करें तो दो, दो मीन्स होता है दो, और आब मीन्स होता है जल। मतलब जहाँ दो भागों में जल वितरित हुआ हो उसे दोआब कहते हैं। ऐसे ही पंजाब में 5 नदियों का क्षेत्र है, जो 5 भागों में जहाँ जल वितरित होता है उसे पंजाब कहते हैं। पंज मीन्स संस्कृत शब्द है जिसमें का अर्थ होता है 5, और आब मीन्स होता है जल, मतलब 5 भागों का जल, तो उसे पंजाब कहा जाता है उस क्षेत्र को। अब हम इस क्षेत्र को, इस उत्तरीय मैदान को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग वो कौन कौन से हैं? वो 3 भाग हैं पश्चिमी मैदान, पूर्वी मैदान और मध्यवर्ती मैदान। तो सबसे पहले हम बात करें पश्चिमी मैदान। पश्चिमी मैदान जिसे आप पंजाब का मैदान भी कह सकते हैं, अधिकतम भाग इसका पाकिस्तान में पाया जाता है, क्योंकि जो सिंधु नदी है, सिंधु जिसकी सहायक नदियां हैं चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, जो उसी क्षेत्र में बहाव करती हैं पाकिस्तान की तरफ। इनका ढाल नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर अर्थात यहाँ पूर्व, उत्तर पूर्व में तो इनका ढाल ऊंचा होता है, और नीचे की तरफ जाते हुए यहाँ ये पाकिस्तान में जब प्रवेश करती हैं तो इनका ढाल कम होने लगता है। कम होने लगता है अर्थात ये कह सकते हैं कि पश्चिम उत्तर की तरफ इनका ढाल कम होता है। हम बात करें पूर्वी मैदान की, तो आप इसको समझ चुके होंगे। आप पूर्वी मैदान के बारे में बात करें, नंबर जो 2 का है, पूर्वी मैदान की बात करें तो यह 650 किलोमीटर की इसकी लंबाई है लगभग, और 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, विड्थ जो है। ब्रह्मपुत्र में विशेषकर असम में, ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में जो विशेषकर असम का क्षेत्र है, वहाँ यह क्षेत्र पाया जाता है। कौन सा क्षेत्र? पूर्वी क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका ढाल आप देखेंगे कि पूर्व की तरफ से पश्चिम, पूर्व की तरफ से पश्चिम, दक्षिण की तरफ
पश्चिम दक्षिण की तरफ आप देखेंगे कम होता गया है, जहाँ यह दक्षिण में समुद्र में यह गिरता है। अब हम बात करें मध्यवर्ती भाग की, तो मध्यवर्ती भाग की अगर हम बात करें तो यह सबसे बड़ा क्षेत्र इस उत्तरी मैदान का है। लगभग 1/4 भाग है भारत का, जहाँ 45% जनसंख्या निवास करती है लगभग। घग्गर से यहाँ से लेके तीस्ता वाला क्षेत्र जो सिक्किम में पाई जाती है, उस वाले क्षेत्र में यह क्षेत्र पाया जाता है, उस वाली जगह में यह क्षेत्र पाया जाता है। इसमें ये क्षेत्र मुख्यतः हरियाणा जो यहाँ पाया जाता है, दिल्ली यहाँ वाला क्षेत्र, यूपी यहाँ वाला क्षेत्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र शामिल हैं। अच्छा, इसमें वर्ष भर पानी बहता रहता है, यहाँ पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है और सिंचाई क्षेत्र भरपूर है, तो इसे इसलिए हिमालय का उपहार भी कहा जाता है। कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, जब जहाँ कृषि होगी, सभी सुविधाएं होंगी जल की, तो वहाँ क्या सघन आबादी होगी? बिल्कुल ऐसा होना लाजमी है। तो यहाँ बहुत सघन जनसंख्या पाई जाती है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, बिहार वाला क्षेत्र, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है और कृषि भी बहुत बेहतर मात्रा में यहाँ होती है। आप जान सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे स्थान पाए जाते हैं जिन्हें हम तीर्थ स्थल भी कहते हैं, जैसे कि अमृतसर हुआ, कुरुक्षेत्र, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, काशी, गढ़मुक्तेश्वर, वाराणसी आदि कई क्षेत्र पाए जाते हैं। और यह सभ्यता का विकास भी इस क्षेत्र में हुआ है। जो आप कुछ प्राचीन सभ्यता पढ़ते हैं, वहाँ उसका विकास भी इस क्षेत्र में हुआ है। उत्तरी मैदान की व्याख्या उच्चवाचों में, अगर उच्चवाचों के आधार पर न किया जाए तो ये भी एक गलती होगी। उच्चवाचों अर्थात ये इसका शब्द थोड़ा, इसका अर्थ अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो उच्चवाच कुछ ऊंचा और नीचा, ऊंचा नीचा उच्चवाच बोलते हैं इसको। ऊंचा और नीचे क्षेत्र के आधार पर इसकी अगर समतल आधार पर ही इसकी व्याख्या कर दी जाए, इसके भागों की व्याख्या, तो ये गलत होगा। इसलिए इसको अन्य 4 भागों में भी विभाजित किया गया है। उन भागों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। हम कह सकते हैं कि आकृतियों के आधार पर, आकृतियों की विविधता के आधार पर इस क्षेत्र को 4 भागों में बांटा जाता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले हम बात करें, नदियाँ जो पर्वतीय प्रदेशों से आती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों से आती हैं, यहाँ वाले क्षेत्रों से, जो सिंधु गंगा नदी यहाँ से आती है, तो इस वाले क्षेत्र में गंगा प्रवेश करती है, यहाँ पर सिंधु निकलती है। तो नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में एक गुटिका का निक्षेपण कर दिया है भाई। एक यहाँ से इसका मट्टी का निक्षेपण होता है, मिट्टी का निक्षेपण, ये गांठ करते हुए यहाँ पर आते हैं। तो इस क्षेत्र को आप भंवर नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भंवर नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ गहरी गहरी खाइयाँ हो जाती हैं जिनमें जल प्रवेश करता है। ऊपर से जल बहुत ऊपर से गिरता है और यहाँ नीचे खाइयाँ बन जाती हैं। अगर हम दूसरे टाइप की बात करें, पहला तो हो गया अपना भावर, दूसरा बात करें तो जो सभी सरिताएँ हैं, सरिता मीन्स नदियाँ, भावर में विलुप्त हो जाती हैं। अर्थात वो जो घारें होती हैं, जो बहुत बड़ी खाइयाँ होती हैं, उनमें छुप जाती हैं और बाद में ये कुछ दूर जाकर ये पुनः निकल आती हैं तहाँ, जहाँ के क्षेत्र को हम तराई क्षेत्र कहते हैं। मुख्यतः ये नेपाल वाला क्षेत्र जो आप देख सकते हैं, ये तराई वाला क्षेत्र है। अब तराई वाला क्षेत्र की बात करें तो ये तराई वाले क्षेत्र में पहले सघन जंगल हुआ करते थे, वन हुआ करते थे, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो यहाँ से जो शरणार्थी आए, जिनको हम पीड़ित कह सकते हैं, जो यहाँ से शरणार्थी आए, उन शरणार्थियों को ये वाला क्षेत्र दे दिया गया, तराई वाला क्षेत्र, और जंगलों को काट दिया गया, क्योंकि उनको वहाँ खेती करनी थी। तो खेती करने के लिए वहाँ के क्षेत्रों को काट दिया। तो दूसरा आप समझ चुके हैं, तराई वाले क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। दुधवा नेशनल पार्क, जिसकी स्थिति यहाँ पर NCERT में पूछा गया है कि दुधवा नेशनल पार्क की स्थिति बताइए, तो यहाँ इस वाले क्षेत्र में दुधवा नेशनल पार्क आपका पाया जाता है। हम बात करें तीसरे प्रकार की, तो उत्तरी मैदान का सबसे विशालकाय भाग, उत्तरीय मैदान का जो सबसे विशालकाय भाग, ये वाला भाग की बात करें हम, यहाँ से लेके ये पश्चिम बंगाल वाले भाग की, तो ये नदियाँ वर्ष भर यहाँ बाढ़ वाले मैदान उपस्थित हैं। यहाँ वर्ष भर बाढ़ जैसे क्षेत्र मौजूद होते हैं, कभी ग्लेशियर की वजह से, कभी पानी बरसात के वजह से, कई वजहों से यहाँ बाढ़ वाला क्षेत्र होता है। तो ये वेदिका जैसी संरचनाएं यहाँ बनाती हैं।
बाढ़ के कारण ये नदियाँ। इसे हम बोलते हैं भागर के नाम से, भागर के नाम से। तो हम तीसरा टाइप भी पढ़ चुके हैं। यहाँ मृदा चूनेदार, मृदा के चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? चूनेदार निक्षेप, जो आपके उस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और स्थानीय लोग इसे कंकड़ कंकड़ कहते हैं, स्थानीय लोग इसे कंकड़ कहते हैं। अगर हम चौथे टाइप की बात करें तो चौथा टाइप है हमारा बाढ़ वाले मैदान में नए तथा युवा निक्षेपों। अभी हमने पुराना जो प्राचीन था उसे भांगर कहा था, अब नवीन की बात कर रहे हैं। सेम क्या सेम पोजीशन जो भांगर में था वही पोजीशन इस वाले चौथे भाग में होगी। तो इसमें क्या होता है, बाढ़ वाले निक्षेपों, चूंकि उसमें भी बाढ़ वाले निक्षेप थे, तो बाढ़ वाले निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रति 1 वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए इसे यहाँ बहुत कृषि होती है, क्योंकि जो पुरानी होती है भूमि पुरानी होती जाती है, उसमें कृषि कम होती है। ये नवीन भूमि होती है, इसमें कृषि बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक उपजाऊ होती है दोस्तों ये। तो आपको मेरी कोशिश तो ज़्यादा से ज़्यादा है आपको समझाने की। आपको कितना समझ में आया कमेंट करके बताइए, जिससे मैं अपना और से और बहुत सारा प्रयास करके अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे सकूं, आपको समझाने में सफल हो सकूं। यही मेरी सफलता होगी। धन्यवाद मित्रों।